गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, इससे पहले के लेक्चर्स में हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं और इससे पहले वाले दो लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस सॉल्व करे थे। अब 3.2 के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उन्हें हम इस लेक्चर में आज सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। 19th क्वेश्चन एक वर्ड प्रॉब्लम है, एक बार हम उसको पढ़ लेते हैं और जो इन्फॉर्मेशन हमें काम की लगती है उसे हम नोट भी कर लेंगे। क्वेश्चन है कि ए ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 that must be invested in two different types of bonds. The first bond pays 5% interest per year and second bond pays 7% interest per year. तो दो प्रकार के बॉन्ड हैं। पहले में 5% इंटरेस्ट मिलता है पर ईयर और दूसरे में 7% इंटरेस्ट पर ईयर मिलता है। Using matrix multiplication, determine how to divide ₹30,000 among two types of bonds if the trust fund must obtain an annual total interest of ₹1,800। यहाँ जो ये क्वेश्चन है 19th, इसमें दो क्वेश्चन एक साथ दिए गए हैं। क्वेश्चन ये है कि किसी ट्रस्ट के पास में 30,000 रुपये हैं और वो उन 30,000 रुपये को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दो टाइप्स के बॉन्ड्स हैं। पहला जो बॉन्ड है उसमें 5% पर ईयर का इंटरेस्ट मिलता है और दूसरे बॉन्ड में 7% पर ईयर का इंटरेस्ट मिलता है। अगर उन्हें उस ट्रस्ट को 1,800 रुपये का इंटरेस्ट पर ईयर मिलता है तो हमें ये बताना है कि जो बॉन्ड्स हैं किस बॉन्ड में कितने कितने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। तो अब क्योंकि आपको एक फिगर मिली हुई है जो इंटरेस्ट के तौर पर आपको मिलती है वो 1,800 है। तो अगर मैट्रिक्स मेथड का मैं यूज़ करना चाहता हूं तो मैं अपने इंफॉर्मेशन को इस तरीके से अरेंज करूंगा कि मुझे सॉल्यूशन में एक 1:1 का मैट्रिक्स मिले। मेरे पास दो इन्फॉर्मेशन है कि एक तो पैसा इन्वेस्ट करना है और इस रेट पर इंटरेस्ट करना है। मान लेते हैं जो 30,000 रुपये हैं उनमें से x रुपए हम 5% वाले बॉन्ड में यूज़ कर लेते हैं और 30,000 रुपये 30,000 माइनस x 7% वाली इंटरेस्ट रेट पर हम यूज़ कर लेते हैं। अब मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करना है। तो यहाँ दो इन्फॉर्मेशन है। अब दो इन्फॉर्मेशन आप या तो 1:2 में लिख सकते हैं या 2:1 में लिखेंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी दो इन्फॉर्मेशन है, आप या तो 1:2 लिखें या 2:1 लिखें। क्योंकि आपका रिजल्ट 1:1 का है तो आप 2:1 और 1:2 में तो इसको नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब हुआ कि आप पहला जो मैट्रिक्स बनाए 1:2 का बनाएंगे, दूसरा जो मैट्रिक्स बनाए वो 2:1 का बनाए। तो जब आप इनका प्रोडक्ट करेंगे तो आपको प्रोडक्ट के तौर पर 1:1 का मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो मान लेते हैं कि लेट ₹X इज इन्वेस्टेड at the rate of 5% and ₹30,000 minus x is invested at the rate of 7% per annum. So using matrix method we can write this information as कि यहाँ हमने अमाउंट लिखा है x और 30,000 माइनस x। ये बॉन्ड फर्स्ट में यूज करना है
ये बॉन्ड सेकंड में यूज करना है। अब यहां हम एक और मैट्रिक्स बनाते हैं, ये इंटरेस्ट रेट का है, क्योंकि टाइम दोनों बॉन्ड्स के लिए ही सेम है, 1 साल है। तो रेट है पहले बॉन्ड की 5%, फर्स्ट बॉन्ड की रेट है, और सेकंड बॉन्ड की रेट है 7%, ये सेकंड बॉन्ड की रेट। और इन बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट से हमें 1,800 रुपए का इंटरेस्ट अर्न करना है। तो आप जानते हैं कि जो इंटरेस्ट का फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, वो है PRT/100। यहां T तो क्योंकि दोनों के लिए सेम है, T 1 ईयर है, तो आप इफेक्टिवली P और R का ही यूज करेंगे। तो ये जो पहला मैट्रिक्स है ये हमारे प्रिंसिपल को शो करता है, और दूसरा R को शो करता है। ये जो मैट्रिक्स है ये प्रिंसिपल को शो कर रहा है। तो बाय मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन वी कैन राइट, अब x को मल्टीप्लाई करेंगे, जो मैट्रिक्स अब आएगा ये 1 into 2 का है, ये मैट्रिक्स 2 into 1 का है। जो मैट्रिक्स रिजल्ट के तौर पर आएगा वो 1 into 1 का होगा, और वो होगा पहला मल्टीप्लिकेशन होगा x को 5% से, यानी x into 5/100 प्लस 30,000 माइनस x into 7/100, और ये इक्वल है 1800। तो ये दो मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स 1 into 1 का है, ये भी 1 into 1 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5x/100, 30,000 को 7 से गुणा करेंगे तो 2,10,000 को आप 100 से डिवाइड कर दें, माइनस 7x/100 और 1800। तो ये दो मैट्रिक्स जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -2x/100 प्लस, आप डिवाइड कर दें तो 2100, और ये बराबर होना चाहिए 1800 के। अब दो मैट्रिक्स हमारे सेम हैं, दोनों को हम इक्वल कर देते हैं। तो जब आप इक्वल करेंगे तो आपको मिलेगा, दोनों एलिमेंट्स को हम बराबर रख लेते हैं, तो इसका मतलब हुआ 2100 माइनस 2x/100 बराबर 1800 है। आप इसे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2x/100 बराबर 2100 माइनस 1800 यानी कि 300। तो 2x मिल गया आपको 300 गुणा 100 यानी 30,000, और x का मतलब हुआ 15,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 1 साल में 1,800 रुपए इंटरेस्ट के तौर पर अर्न करना चाहते हैं तो दोनों टाइप्स के बॉन्ड में 15,000 रुपए का हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन यहां दिया हुआ है सेकंड पार्ट के तौर पर, वहां पर ये जो इंटरेस्ट है वो 2,000 का है, तो दूसरा पार्ट आप इसी तरह से अपने आप कर लेंगे। अब अगला जो क्वेश्चन आता है ये 20वां क्वेश्चन, ये भी वर्ड प्रॉब्लम है। एक बार आपके पास अगर बुक है तो आप भी पढ़ लीजिएगा, मैं एक बार इसको रीड करके आपको बताता हूं इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 20 है। तो 20वां क्वेश्चन है, the bookshop of a particular school has 10 dozen chemistry books। तो केमिस्ट्री की जो बुक्स हैं वो 10 डजन हैं। फिजिक्स की 8 डजन हैं, और मैथमेटिक्स जो इकोनॉमिक्स की बुक्स हैं वो भी 10 डजन ही। और इनके जो सेलिंग प्राइसेस हैं
वो साथ में हमें दिए हुए हैं। इनके सेलिंग प्राइस हैं पर पीस 80 रुपीज पर पीस, 60 रुपी पर पीस एंड 40 रुपीज पर पीस। ये इनकी सेलिंग प्राइस है। वी हैव टू फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो एक बार आपको फिर मैं बता देता हूं कि किसी स्कूल में एक बुक शॉप है जहां पर ये 3 प्रकार की पुस्तकें हैं। केमिस्ट्री की 10 दर्जन है, फिजिक्स की 8 दर्जन है और इकोनॉमिक्स की 10 दर्जन है। उनकी रेट पर पीस में 80 रुपये पर बुक, 60 रुपये प्रति पुस्तक और 40 रुपये प्रति पुस्तक है। मैट्रिक्स मेथड से हमें ये बताना है कि अगर वो बुक शॉप इन सभी पुस्तकों को बेच देता है तो उनको कुल कितना पैसा मिलेगा। तो कुल कितना पैसा मिलेगा आप ये समझ सकते हैं। यहाँ एक अमाउंट आएगा और मैट्रिक्स मेथड का यूज करना है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह जो मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि एक सिंगल अमाउंट आना है, 1 into 1 का होगा। यहां पर हमें 3 इंफॉर्मेशन है। 3 इंफॉर्मेशन 1 into 3 या 3 into 1 की फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। अब क्योंकि मुझे जो आंसर चाहिए वो 1 into 1 मैट्रिक्स की फॉर्म में चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली इंफॉर्मेशन मुझे 1 into 3 की फॉर्म में लिखनी चाहिए और दूसरी इंफॉर्मेशन 3 into 1 की फॉर्म में लिखनी चाहिए। तो इसके लिए मैं लिखता हूं पहले नंबर ऑफ बुक्स का मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ बुक्स, पहले बुक्स का हम मैट्रिक्स बना लेते हैं। पहले केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स और फिर इकोनॉमिक्स की बुक। क्योंकि यहां पर जो बुक्स हैं वो दर्जन में लिखी हुई हैं। तो केमिस्ट्री की जो कुल बुक्स की संख्या है 10 गुणा 12 यानी 120 है। फिजिक्स की बुक्स 8 गुणा 12 यानी 96 और इकोनॉमिक्स की 120। अब हम एक और मैट्रिक्स बनाएंगे, वो रेट मैट्रिक्स होगा। और क्योंकि ये 1 into 3 का होगा तो रेट मैट्रिक्स 3 into 1 का होना चाहिए। रेट है केमिस्ट्री वाली बुक्स की 80 रुपये पर बुक, फिजिक्स वाली बुक की 60 रुपीज पर बुक और इकोनॉमिक्स की 40 रुपये पर बुक। ये केमिस्ट्री की रेट, ये फिजिक्स की रेट और ये इकोनॉमिक्स की रेट। अब हमें कुल अमाउंट बताना है कि इन सभी बुक्स को बेचने पर कितना पैसा मिलता है। तो निश्चित रूप से जब जितनी भी केमिस्ट्री की बुक्स हैं उनको केमिस्ट्री की रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, फिजिक्स वाली बुक को फिजिक्स की रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, इकोनॉमिक्स वाली बुक को इकोनॉमिक्स वाली बुक से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें और ऐड कर दें तो हमें टोटल अमाउंट मिल जाएगा। तो टोटल अमाउंट जो रिसीव होगा वो होगा 120 into 80 प्लस, अब आपने देखा केमिस्ट्री की जितनी बुक्स हैं वो केमिस्ट्री की एक बुक की रेट से ही मल्टीप्लाई हो रही हैं। 96 into 60 करेंगे और 120 into 40 कर लेंगे और इनको आप जोड़ देंगे तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि उस बुक शॉप को सारी बुक्स को बेचने के बाद में जो अमाउंट मिलता है वो कितना मिलता है। तो इस तरह से कोई भी वर्ड प्रॉब्लम हो आप उसको सोचें कि किस फॉर्म में, किस ऑर्डर में लिखना है, रिजल्ट किस फॉर्म में हमें चाहिए। अब अगला जो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चंस हैं और दोनों क्वेश्चन इस पैराग्राफ से जुड़े हुए हैं। एक बार हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और उसके बाद में इन 2 क्वेश्चंस के आंसर देंगे। 21वां और 22वां दोनों पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो एक बार पढ़ लेते हैं। हमें कुछ मैट्रिक्स दे रखे हैं, तो जो मैट्रिक्स हमें दिए हुए हैं एक बार हम इनके ऑर्डर्स नोट कर लें। मैट्रिक्स X है जिसका ऑर्डर है 2 into n। मैट्रिक्स Y है उसका ऑर्डर है 3 into k। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स Z, तो Z का जो ऑर्डर है वो 2 into p है।
एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 इंटू एन, वाई मैट्रिक्स का है 3 इंटू के, जेड मैट्रिक्स का है 2 इंटू पी। अब डब्ल्यू एक मैट्रिक्स और भी है, इसका ऑर्डर है n इंटू 3। फिर इसके बाद में एक मैट्रिक्स और बचता है और वो मैट्रिक्स है x y z w के बाद में p नाम का मैट्रिक्स, और उसका ऑर्डर है स्मॉल p इंटू के। यहां मैट्रिक्स जो है कैपिटल लेटर्स में आप लिखते हैं। अब जो 21वां क्वेश्चन है तो उसमें हमें बताना है कि पी वाई प्लस डब्लू वाई एक मैट्रिक्स है। तो पी वाई प्लस डब्लू वाई मैट्रिक्स डिफाइन होने के लिए क्या कंडीशन एप्लीकेबल होनी चाहिए? तो पहले हम पी वाई के बारे में बात करें। पी वाई इज डिफाइंड कब होगा? P इंटू वाई की बात करते हैं। ये पहले ऑर्डर ऑफ पी वाई देखते हैं। तो ऑर्डर ऑफ पी वाई क्या होना चाहिए? P का ऑर्डर है P इंटू के और इस Y का है 3 इंटू के। अब P इंटू वाई केवल एक ही परिस्थिति में डिफाइन होगा और वो क्या होगा? तो पी वाई इज डिफाइंड इफ जो k की वैल्यू है वो 3 के इक्वल हो। क्योंकि देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन उसी स्थिति में डिफाइन होता है जब पहले मैट्रिक्स में जितने कॉलम्स हों उतनी रोज होनी चाहिए दूसरे वाले मैट्रिक्स में। तो पी वाई इज डिफाइंड इफ k इज 3, तो k तो 3 होना चाहिए। और ऑर्डर ऑफ पी वाई हो कितना? ऑर्डर ऑफ पी वाई होना चाहिए p इंटू के, आउटर और आउटर का मल्टीप्लीकेशन, लेकिन उसमें भी k तो आपको मालूम ही है, तो यानी p इंटू 3 का होना चाहिए। लेकिन अभी तो एक पार्ट हुआ है कि पी वाई की वैल्यू तो हमें ऑर्डर मालूम चल गया। अब डब्ल्यू वाई की भी बात करें। डब्ल्यू इंटू वाई जो मैट्रिक्स है, WY इज डिफाइंड, तो WY देखते हैं। W का ऑर्डर है n इंटू 3 और Y का है 3 इंटू के। तो डिफाइन तो है क्योंकि दोनों में 3 और 3 सेम है। तो WY इज डिफाइंड एंड ऑर्डर ऑफ WY हमारे हिसाब से क्या होगा? हमारे हिसाब से ऑर्डर होगा n इंटू के। हमारे हिसाब से जो ऑर्डर होगा वो n इंटू के होना चाहिए, लेकिन k तो हम पहले ही लिख चुके हैं कि 3 है, तो n इंटू 3 होगा। अब अगला जो स्टेप है कि ऑर्डर ऑफ पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई क्या हो। अब आप जानते हैं कि दो मैट्रिक्स हम ऐड तो तभी कर पाएंगे ना जब दोनों के ऑर्डर्स सेम हों। तो यानी जो ऑर्डर पी वाई का है वही ऑर्डर डब्ल्यू वाई का भी होना चाहिए, और वो तभी संभव है जब जो वैल्यू पी की है वही एन की होनी चाहिए। हैंस पी एंड एन मस्ट बी सेम। तो ये हमारे हिसाब से कंडीशन बनती है कि P और N की वैल्यू सेम होनी चाहिए और K की वैल्यू 3 होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन आप देख लीजिए कि क्या यहाँ पर हमें दिया हुआ है, क्या ये ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन हमें शुरू में ही मिल जाता है। ये ऑप्शन ए है कि K की वैल्यू 3 होगी और P और N की वैल्यू सेम होगी। अब जो अगला क्वेश्चन 22वां है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। 22वां है कि n और p तो गिवन है कि बराबर हैं, तो 7x माइनस 5z का ऑर्डर कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, जबकि n और p बराबर हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जब 7x माइनस 5z का ऑर्डर पूछा गया है, इसका मीनिंग हुआ कि दोनों के ऑर्डर सेम हैं, तो x और z के ऑर्डर सेम होने चाहिए।
हैंस ऑर्डर ऑफ x और ऑर्डर ऑफ z सेम होना चाहिए। इसका मतलब जो 2 इंटू एन की वैल्यू है वही 2 इंटू पी की वैल्यू भी होनी चाहिए। तो 2 और n तो बराबर हैं ही, 2 इंटू एन और 2 इंटू पी दोनों बराबर होने चाहिए। अब आप जरा ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन में हमें दिया हुआ है कि p की वैल्यू 2 से कम हो, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। दूसरा है कि 2 इंटू एन किसकी ऑर्डर होना चाहिए, तो बिल्कुल है, ऑर्डर ऑफ x 2 इंटू एन है, ऑर्डर ऑफ z 2 इंटू पी है, जबकि n और p बराबर हैं, यानी कि जो ऑर्डर ऑफ x है ऑर्डर ऑफ z है 2 इंटू एन लिख सकते हैं, 2 इंटू पी लिख सकते हैं। तो इसलिए 7x माइनस 5z का जो ऑर्डर है वो हम 2 इंटू एन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं या 2 इंटू पी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहां पर जो हमें सॉल्यूशन दिया हुआ है वो 2 इंटू एन की फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है। तो ये क्वेश्चंस थे हमारे जो एक्सरसाइज 3.2 में थे। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जो एक्सरसाइज 3.2 से ही है। तो ये एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, इसमें हमें एग्जाम्पल नंबर 8 दिया हुआ है कि A एक मैट्रिक्स है और वो मैट्रिक्स है 8 0 4 -2 और 3 6, जबकि B मैट्रिक्स है 2 -2 4 2 और -5 1। अब हमें एक ऐसा मैट्रिक्स फाइंड करना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, 2a + 3x = 5p। तो हमें मैट्रिक्स x के बारे में बताना है कि वो x मैट्रिक्स क्या होगा। पहले तो हम ये चेक कर लें कि क्या a और b के ऑर्डर सेम है और x का ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो क्योंकि 2a + 3x 5b है, तो 3 इंटू x मैट्रिक्स की वैल्यू 5b - 2 टाइम्स ऑफ a के बराबर होनी चाहिए। अगर हम b और a दोनों के ऑर्डर्स चेक करें तो दोनों के ऑर्डर्स सेम हैं। इन दोनों ही मैट्रिक्स में 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं, यानी 3 गुणा 2 के ये मैट्रिक्स। इसका मतलब हुआ कि मैट्रिक्स x भी 3 गुणा 2 का ही होगा। तो पहले हम 3 गुणा x जो मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। मैट्रिक्स b को 5 से गुणा कर लें तो 10 -10 20 10 -25 और 5। हमने b के सभी एलिमेंट्स को 5 से गुणा कर दिया। फिर -2a यानी a के जो एलिमेंट्स हैं उसको आप 2 से गुणा करें, 16 0 8 -4 6 और 12। तो ये हो गया 3 गुणा x। अब 3x की वैल्यू हमारे हिसाब से 10 -16 यानी -6 -10 20 -8 यानी 12 10 -4 यानी 10 + 4 14 -25 और -6 -31 और 5 -12 यानी -7। ये 3 गुणा मैट्रिक्स x की वैल्यू है। तो आपको x की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो आप सभी एलिमेंट्स में 3 से भाग दें, तो -2 -10/3 12/3 यानी 4 14/3 -31/3 और -7/3। तो इस तरह से अननोन मैट्रिक्स से संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी हमसे पूछ लिए जाते हैं, छोटे छोटे 1 नंबर में या 2 नंबर में, तो हम उनको आराम से इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो आज हमने क्वेश्चंस करे हैं, आज हमने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर ली है। तो अभी तक हमने
एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन से जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो हमने सॉल्व कर ली हैं। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।